हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है, भौतिक भूगोल के फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। और इसका हम लोग अध्याय 6 यानी लेसन 6 जो है वो शुरू किए थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। और लेसन का नाम क्या था आपका? तो लेसन का नाम है आपका भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ठीक है। तो भू आकृतिक प्रक्रिया में हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे, भाग 1 और भाग 2। भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी भू संचलन की जो प्रक्रियाएं हैं, बहिर्जनिक बल, जिसमें हम लोगों ने अनाच्छादन और उसके बाद अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अनाच्छादन पढ़ लिया था हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में, और अपक्षय हम लोगों ने शुरू किया था। और अपक्षय में हम लोगों ने भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपक्षय का जो तीसरा प्रकार है, यानी जैविक अपक्षय, ठीक है। तो रासायनिक भौतिक पढ़ लिया, आज का हम लोग का टॉपिक है जैविक अपक्षय, ठीक। तो जैविक अपक्षय शुरू करते हैं बच्चों कि जैविक अपक्षय है क्या। तो जिस तरह बच्चों रासायनिक और भौतिक अपक्षयों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी चट्टानें टूटती हैं, उसी तरह जैविक जो क्रियाएं हैं, जैसे कि मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, इनके द्वारा जब चट्टानों का अपक्षय किया जाता है तो उसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं, है ना। यानी मनुष्य के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा और पेड़ पौधों के द्वारा किया गया अपक्षय ही जैविक अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय में 3 प्रमुख साधन हैं जो चट्टानों का अपक्षय करते हैं। पहला साधन है जीव जंतु द्वारा, वनस्पति द्वारा, और तीसरा है मानव द्वारा। ये तीनों चट्टानों का क्या करते हैं बच्चों? अपक्षय करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। कैसे बच्चों जीव जंतु चट्टानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका अपक्षय करते हैं। तो कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे कि आपकी लोमड़ी है, केचुआ है, चूहा है, दीमक है, कृंतक हैं। ये ऐसे जीव जंतु हैं जो शैलों में यानी चट्टानों में बिल बनाकर क्या होते हैं, रहते हैं। और इनके द्वारा जो खोदी गई मिट्टी है उसको फिर जल, वायु और हिमानी यानी ग्लेशियर ये बहाकर ले जाती है। और इससे फिर क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, यानी चट्टानें टूटने लगती हैं। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे कुछ जीव जंतु हैं ये भी चट्टानों के अपक्षय में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा साधन जो जैविक अपक्षय करता, वो है हमारा वनस्पति यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के द्वारा भी अपक्षय होता है ना। ये भी अपक्षय में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। इनके द्वारा बच्चों भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का अपक्षय किया जाता है। पेड़ पौधों के द्वारा भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का अपक्षय किया जाता है। प्रायः जो बच्चे पेड़ पौधे होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, जड़ें अपनी वृद्धि के द्वारा चट्टानों को क्या करती हैं, तोड़ने का कार्य करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा दीवार में जब पेड़ वेड़ निकल जाते हैं तो उनकी जड़ें दीवारों को क्या करती जाती हैं, कमज़ोर करती है, धीरे धीरे दीवार टूटने लगती है। ठीक इसी तरह जो पेड़ पौधे चट्टानों में उगे रहते हैं उनकी जड़ें चट्टानों पर क्या करती हैं, दबाव डालती। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, जड़ें भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, और फिर वो चट्टान पर दबाव डालता है
और धीरे धीरे वो चट्टानें क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो अपनी वृद्धि के द्वारा चट्टानों को तोड़ने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और इस प्रकार का कार्य जो है, जो पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है, वो भौतिक कार्य है। इन्हीं पेड़ पौधों या वनस्पतियों के अंश जो हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं तो रासायनिक अपक्षय को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जो हैं वो भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का क्या करते हैं, अपक्षय करते हैं। अब आता है जैविक अपक्षय का तीसरा महत्वपूर्ण साधन, वो है हमारा मानव। यानी मनुष्य भी चट्टानों का क्या करता है, अपक्षय करता, चट्टानों को नुकसान पहुंचाता, उन्हें तोड़ने का काम करता है। तो कैसे करता है मनुष्य? तो मनुष्य भी अपनी जो रचनात्मक और आर्थिक क्रियाओं के द्वारा शैलों को क्या करता बच्चों, विघटित करता। विघटित मतलब उनको तोड़ता है ना। तो जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, रेलवे लाइन बिछाने, है ना, और नहरें बनाना, सुरंग खोदना, है ना, पहाड़ों में सुरंग खोदना, खनिज पदार्थों को भूगर्भ से निकालने के लिए धरातल को खोदता है। ये सब काम कौन करता है? मनुष्य करता है। और इन सब कामों के करने से जो शैलों का संगठन होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। और जब संगठन ढीला होता है तो शैल क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है ना। और आसानी से वो शैल क्या होती है, बाद में वो चट्टान बाद में क्या हो जाती है, अपरदित हो जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा भी चट्टानों का क्या होता है, शैलों का क्या होता है बच्चों, अपक्षय होता है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय जो है 3 प्रमुख कारकों के द्वारा होता है। सबसे पहला हम लोग ने देखा कौन सा कारक था बच्चों, वो था हमारा जीव जंतु, ठीक है। दूसरा कारक कौन सा था, वनस्पति। और तीसरा कारक कौन सा था, मनुष्य यानी मानव द्वारा। तो ये हो गया हमारा अपक्षय के 3 प्रकार। अब चलते हैं आगे बच्चों। अपक्षय का प्रभाव पड़ता है ना, चट्टानों पर अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। तो कुछ विशेष प्रभाव पड़ते हैं बच्चों, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अपशल्कन, है ना, एक्सफोलिएशन जिसको हम बोलते हैं। शल्कन है क्या बच्चों? एक्सफोलिएशन यानी अपशल्कन का मतलब होता है परतों का अपना लेयर जो होती है चट्टानों की, उनका अपने स्थान से हटना, है ना, या फिर टूटना, उसको हम अपशल्कन या एक्सफोलिएशन के नाम से जानते हैं। जब कोई शैल या आधार शैल के ऊपर से जो मोटे तौर पर जो ऊपर की लेयर घुमावदार चादर के रूप में जो लेयर होती है, वो क्या होने लगती है, उत्खंडित या पत्रकन, यानी उत्खंडित का मतलब जो वो टूट कर हटने लगती है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप जो शैल होती है या चट्टान होती है, वो चिकनी और गोल सतह के रूप में उसमें का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब ऊपर की जो लेयर होती है या परत होती है, या जिसको हम बोल सकते हैं घुमावदार जो चादर होती है, चादर मतलब वही जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, जब वो हट जाती है, टूट जाती है, तो क्या होता है बच्चों कि चट्टानों की जो शैल होती है उस पर एक चिकनी और गोल सतह का क्या होता है, निर्माण होता है। आपने प्याज देखा होगा ना बच्चों, प्याज हम लोग छीलते हैं तो जो इसकी लेयर निकलती वो कैसी होती, गोल घुमावदार होती है। इसी तरह बच्चों अपशल्कन में भी होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है वो अपक्षय के कारण क्या होती है, घुमावदार चादर के रूप में क्या होती है, टूटने लगती है। तो ऊपर जो चट्टान की सतह होती है वो प्रायः गोल और चिकनी हो जाती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपशल्कन के नाम से या एक्सफोलिएशन के नाम से जानते हैं।
अपशल्कन जो है इसके द्वारा दो तरह के चट्टानों में आकृतियां बन जाती हैं। एक को हम बोलते हैं अपशल्कित गुंबद और दूसरा है अपशल्कित टॉर्स। अपशल्कित गुंबद का निर्माण तब होता है जब भौतिक अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो भार विहीनीकरण है और विस्तारण की जो क्रिया है वो शैलों में क्या होती है, होने लगती है। तो जब शैलों में भार विहीनीकरण और विस्तारण की क्रिया होती है तब इस तरह के अपशल्कित गुंबद का क्या होता है, निर्माण होता है। आपकी ज्योग्राफी की बुक में देखिए ये गुंबद बना हुआ है ना। तो आप देख सकते हो कि जो चट्टानों की ऊपर की लेयर है, पूरी की पूरी लेयर क्या हो गई है बच्चों, अपक्षय के कारण क्या हो गई है, हट गई है, उखड़ गई है ना। तो जिससे जो शैल है या चट्टान जो है वो कैसी हो गई है बच्चों, गोल, है ना, और कैसी हो गई, चिकनी हो गई है। तो इस तरह के गोल और चिकनी सतह का चट्टानों में क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो चूँकि अपशल्कन क्रिया से ये गुंबद का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको अपशल्कन गुंबद के नाम से जानते हैं या अपशल्कन गुंबद कहते हैं, है ना। तो इस तरह के गुंबद भारत में दक्षिण भारत में बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में आपका भंगीर के समीप जो अपशल्कन गुंबद है वो प्रमुख है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में जाएंगे तो इस तरह के गुंबद हमको बहुत देखने को मिलेंगे। अब आता है दूसरा जो अपशल्कन के कारण चट्टानों में आकृति बनती है, वो है अपशल्कित टॉर्स। अपशल्कित टॉर्स क्या होता है बच्चों, अपशल्कित टॉर्स का निर्माण भौतिक अपक्षय में ही होता है, लेकिन जब तापक्रम यानी तापमान में परिवर्तन व विस्तारण होता है ना। तापमान में जब यानी तापमान जब घटता बढ़ता है ना, तो तापमान में परिवर्तन व विस्तारण के परिणाम स्वरूप, है ना, किसका निर्माण होता है। हमने यहाँ चित्र भी बनाया बच्चों, अपशल्कित टॉर्स। आप देख सकते चट्टान जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गई है, टूट गई है। गुंबद में क्या होता है, चट्टान जो है एक टीले के रूप में ही रहती है ना, एक टीले के रूप में रहती है, गोल और चिकनी सतह वाला टीला बन जाता। और टॉर्स में क्या हो जाता है, वही चट्टान जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है और टुकड़े जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, टिके रहते हैं। तो इस तरह की जो आकृति बन जाती है तापमान में परिवर्तन और विस्तारण के परिणाम स्वरूप, उसको ही हम बोलते हैं अपशल्कित टॉर्स। तो ये है बच्चों अपक्षय का विशेष प्रभाव जो चट्टानों में देखने को मिलता है। तो भारत में इस तरह की भू आकृतियाँ जो हैं वो आप दक्षिण प्रायद्वीप पठार पे आपको बहुत सारे टॉर्स और जो अपशल्कन गुंबद हैं, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। अब आता है बच्चों अपक्षय का महत्व। तो अपक्षय के बच्चों बहुत सारे महत्व हैं, है ना, कई सारे महत्व हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो हैं पॉइंट्स, उनको हम लोग देखेंगे। तो अपक्षय का सबसे पहला महत्व तो ये है बच्चों कि अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा ही उपजाऊ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जो अपक्षय के कारण जो चट्टानें टूटती हैं, उन चट्टानों को, उन कणों को ही, उन चूर्णों को ही हवा, जल और समुद्र की लहरें और हिमानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं और उन चूर्णों को, कणों को शैलों के एक जमा करती हैं और उस जमाव से ही फिर उपजाऊ मिट्टी या मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा ही उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा महत्व क्या है बच्चों, दूसरा महत्व क्या है, इसके द्वारा चट्टानों में जो छिपे खनिज होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। जैसे चूना है, जिप्सम है, गंधक है ना। तो अपक्षय की क्रिया के द्वारा ही
चट्टानों में जो छिपे खनिज हैं उनकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। तीसरा इसका महत्व है कि अपक्षय जो है अपरदन के साधनों को कच्चा माल यानी अवसाद क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी अपक्षय से चट्टानें क्या होती हैं, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती हैं, टूट जाती हैं, और यही टूटे हुए कण चट्टानों के अपरदन के जो साधन हैं, जैसे हवा है, जल है, हिमानी है ना, ये इनको फिर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो एक तरह से अपक्षय जो है अपरदन के साधनों को कच्चा माल यानी अवसाद उपलब्ध कराता है। चौथा महत्व है कि लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में भी अपक्षय क्या होता है, सहायक होता है। पांचवा इसका महत्व ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु अपक्षय के कारण विशाल जो खंड होते हैं, शिलाखंड, वो अक्सर क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, और यही शिलाखंड जब नदियों की या नदी घाटियों को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, तो झीलों का क्या होता है, वहाँ निर्माण होता है। तो ये है बच्चों अपक्षय का महत्व। तो आज का टॉपिक बच्चों हम लोग का इतना ही है, क्योंकि आज हमारा जो अपक्षय का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग अनाच्छादन के अंतर्गत जो हमारी दूसरी और तीसरी प्रक्रिया है, यानी अपरदन और वृहत संचलन या वृहत क्षरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।